गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बी एम ई प्रेजेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट आया जाता है BME प्लस जनरल इंजीनियरिंग। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। BME होता है बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, एंड जनरल इंजीनियरिंग में आपके दो पार्ट्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल्स। तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे BME प्लस जनरल इंजीनियरिंग। ये दोनों सब्जेक्ट में दो और सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे, जिसको हमारे इस BME में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होगा और जनरल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होगा, वो पार्ट्स को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या होती है इलेक्ट्रिकल और क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसे दोनों में डिफरेंस है, या फिर आप जो इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं उसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको पता है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल है क्या। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल में जो हम इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, मगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ से मिले, कैसे आए, इसके बारे में चलेंगे। थोड़ा बैक हम जानेंगे, थोड़ा प्रीवियस चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। तो पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। छोटी लिटिल जानकारी हमको एटम के बारे में ले लिया जाता है। जैसे कि एटम को आप जानते हैं कैसे डेवलप होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पहले पार्टिकल्स जो हैं ऐसे मान लीजिए हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स बना लिए, ये पार्टिकल मिल के मॉलिक्यूल्स बना लिए, किसी भी शेप में बना लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बना लिए। ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपको, ये मॉलिक्यूल्स मिल के क्या बना देंगे, एटम की संरचना कर देंगे। ठीक है, एक एटम बना लेंगे। तो हमको सबसे पहले ये पता चल गया कि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स मिल के हमको एटम बनाते हैं। और जब हम एटम के बारे में थोड़ा सा इतना जान लें कि कैसे डेवलप होता है, कैसे हमारा एटम तैयार होता है, एक एटम किसी तो वो क्या बना लेता है आपका, वो आपका बना लेता है, वो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मिलके मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल मिलके एटम है। तो अब बहुत से एटम मान लीजिए ये एटम बहुत से एटम मिलके क्या बना लेते हैं, मैटर। मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जिसका वेट हो और भार हो, वो कहलाता है आपका मैटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली। अब सबसे पहले जो बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे वो हम करेंगे एटम के बारे में। जैसे कि एटम है, ठीक है, ये आप जानते हैं कि एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। अब आपको ये भी बात बताएं कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमको दो तरह के चार्जेस मिलते हैं, एक मिलता है न्यूट्रॉन और एक मिलता है प्रोटॉन्स। आपको ये भी पता है कि न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आउटर मोस्ट में हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो थोड़ी सी जानकारी और हम इसमें लेते हैं और देखते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इस पे जो चार्जेस हैं इनको क्यों ऐसा ही लिखा गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज ही लगा है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, या प्रोटॉन पे क्यों नहीं हम निगेटिव चार्ज लगा सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीका का हमारा अजम्पशन है। अजम्पशन है जैसे कि आप ये बात सोचिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। आपकी दादी हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, आप हैं और आपकी बहन है। 5 लोग हैं। तो जैसे आपकी दादी हैं तो वो बूढ़ी हो गई, बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो उन पे किसी भी बातों का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, और या तो वो चीज़ों को इतना समझ चुकी होंगी कि उनको हर चीज़ की जानकारी होगी। तो वो एक तरीके से न्यूट्रल रिएक्शन देंगी आपकी हर बातों का, जिस पे ना ही उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना ही उनको कुछ भी अच्छा या बुरा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो न्यूट्रल रिएक्शन देंगी, एकदम से सामान्य। ठीक है, इसी तरह जो न्यूट्रॉन्स आपके होते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस में, वहाँ वो भी हमारे क्या करते हैं, एकदम न्यूट्रल ही होते हैं, उन पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, और जैसे आपके फादर आपके जैसे आपकी फैमिली से, आपके घर से बाहर जा रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, तो वो आपके फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके फैमिली के लिए एक पॉजिटिव तरीके का, आपकी फैमिली एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अर्न करके दे रहे हैं, आपको फैमिली को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है,
फ़ायदा ही करा रहे हैं, फैमिली में एक पॉजिटिविटी ही ला रहे हैं वो। अगर वो अर्न करके कोई चीज़ लाते हैं तो वो आपकी फैमिली में एक पॉजिटिव ही चीज़ लाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ही चीज़ लाते हैं। और जैसे आप हैं तो आप उस पॉजिटिव मतलब उन पैसों का जो आपके फादर ला रहे हैं इससे आपके घर में क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो उन पे कैसा एक चार्ज लगेगा, आपके फादर पे एक पॉजिटिवली चार्ज लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके जिस चीज़ को वो ला रहे हैं उसकी वजह से आपके घर में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है। मगर प्रोग्रेस हो रहा है मगर आप क्या कर रहे हैं, आप उन अर्न पैसों को कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। तो आप उन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की जो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली का जो स्टेबिलिटी है या फिर जो पॉजिटिविटी उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं, तो आप पे कैसा चार्ज लगेगा, निगेटिव का चार्ज लगेगा, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की पॉजिटिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप पे वही निगेटिव चार्ज ही आप पे लगेगा, मगर आप कहीं ना कहीं फैमिली पॉजिटिव को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आप जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ अर्न करते हैं और लाते हैं, तो दूसरे से अर्न करके लाएंगी तो भी कहीं ना कहीं आप पे वही पॉजिटिवली चार्ज लगेगा, ठीक है। तो तो क्या हुआ, ये 3 तरीके के जो चार्ज हैं वो हमारे अजम्पशन पे बने हुए हैं, क्योंकि हम तो एनर्जी का ही कंजर्वेशन कर रहे हैं, इधर से उधर एनर्जी को ही हम इधर से उधर ले जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी को हम इधर से उधर ले जा रहे हैं वो हमारा एक तरीके का अजम्पशन है कि हम उसको एक चार्जेस के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है, हम एक चार्जेस के थ्रू बता रहे हैं। जैसे अगर हम अपने फादर के पैसे को जो अर्न करते हैं उससे हमारी फैमिली को फ़ायदा होता है तो हम उसमें पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह हमारा प्रोटॉन हो गया जो हमारा न्यूक्लियस में रहेगा, बेस रहेगा। आपके फादर आपके घर के बेस हैं तो वो न्यूक्लियस हमारा एटम का बेस रहेगा। और जो आप हैं वो क्या है, एकदम फ्री एटम से फ्री हैं, एकदम फ्रीली आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं, अंदर जो मन करता है जितना पैसा खर्च करना सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे आपके फादर द्वारा आपको बाउंड कर दिया जाए, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, पर उसके बाद भी आप अपने चीज़ों को खर्च करेंगे, अपने पैसे को खर्च करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, वो बॉन्डेड होते हुए भी फ्री हैं, वो भी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, तो इसलिए उन पर कैसा चार्जेस है, एक निगेटिव चार्जेस है, ठीक है। तो ये तरह 3 चीज़ें जो हैं आपकी जो चार्जेस के बारे में डिटेल थी वो चार्जेस के बारे में आपको बता दी गई। अब आपको एक चीज़ और इसमें जानना है कि एटम के अंदर सब सेल्स ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके लिए अकॉर्डिंग कई लॉज भी होते हैं, पर इतनी डिटेल हमको नहीं पढ़नी क्योंकि हम केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे कि हम सारी डिटेलिंग ये सब जानेंगे। इसके लिए हमको सिर्फ बात करना है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसका हमको यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल में, ये ठीक है, जिसका हमको इलेक्ट्रिकल में यूज़ करना है, तो मतलब हमको सिर्फ बात किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम जानेंगे। तो जो एटम है आपका, ये जो आपका एटम है, यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और आपको ये भी पता है कि आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए जो बच्चा, आप अपने सोचिए जो बच्चा अपने घर में सबसे बड़ा होगा, मान लीजिए आपके घर का सबसे बड़ा बच्चा होगा, उस पर कुछ ना कुछ बाउंडेशंस होंगी, मगर जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो एकदम फ्री होगा। क्यों फ्री होगा? कि कहीं ना कहीं माँ बाप का पहला ध्यान अपने बड़े बच्चों पे जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, फिर लास्ट वाले पे, ठीक है। वो उसी सीक्वेंस से सबको एक ही एनर्जी से, एक ही लेवल से सबको बाउंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का होता है कि आपका जो सेल्स होते हैं एटम के अंदर, जो सब सेल्स वगैरह होते हैं, तो इसे जो सेल सबसे टॉप पे होती है, आउटर मोस्ट पे होती है, वो क्या होती है, आपकी न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी जो होती है, बाउंडेड एनर्जी जो होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस एटम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, उनकी एनर्जी फ्री होने की हो जाती है, और वो ईजिली अपने एटम्स को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ईजिली अपने एटम्स को छोड़ के वो क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। इस पर हम ज़रा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़रा सा भी हम टेम्परेचर डाल दें, जैसे आप सेमी कंडक्टर मटेरियल देख लीजिए, उसको आप लाइट में रख दीजिए लाके, या फिर उसको रूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दीजिए, नेचुरल रूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दीजिए अगर आप उसको, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, मगर वो अपने एक्साइटेड हो जाता है, वो अपनी जगह पर वाइब्रेशन शुरू करते हैं, मगर फ्लो नहीं शुरू कर पाते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल उनको देना पड़ेगा, तब वो फ्लो मूवमेंट
शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम वही आपको बात समझा रहे हैं कि जो आपका एटम है, एटम का सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, लास्ट वाला जो सेल होगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक और सेल बना दिया गया है, तो आपका पहला हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया फर्स्ट सेल और ये हो गया आपका सेकंड सेल। तो इस एटम का जो लास्ट सेल है वो सेकंड सेल ही है। सेकंड सेल अपना न्यूक्लियस से बॉन्डेड एनर्जी इसकी कम है, न्यूक्लियस से इसकी बॉन्डेड एनर्जी कम है, जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से फ्री हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होंगे, आसानी से फ्री। अगर हम इस एटम को टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो इसके आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। ठीक है, कम टेम्परेचर पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस से बहुत कम गैपिंग रखते हैं। तो ये क्या होंगे, आसानी से एनर्जी क्योंकि इनसे दूरी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनकी बॉन्डिंग एनर्जी आपस में कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूरी अधिक हो रही है, बॉन्डिंग एनर्जी कम होती चली जा रही है, तो इसको हम ज़्यादा सा पोटेंशियल देंगे तो ये अपनी जो सेल्स है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से ईजिली निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच न्यूक्लियस से सेल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बॉन्डिंग एनर्जी जो इनके बीच की होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। आगे हम चलते हैं, इसको हम आगे ले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, जैसे इसी को हम देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आउटर मोस्ट सेल में बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे ये चीज़ बता दी जा रही है कि आपका इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल आपका है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक सीक्वेंटली फ्लो करता है तब तक हमारी एक एनर्जी डेवलप होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, डेवलप होती रहती। और जब यही फ्लोवेंस एक क्लोज पाथ में आ जाता है तो हमको मिल जाता है करंट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी है ही, मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपनी पोजीशन पे एनर्जी लिया तो है ही, इसके पास एनर्जी है, मगर ये एनर्जी को वो कैसे अपनी एनर्जी को कैसे वो एक फॉर्म में लाएगा, और उस फॉर्म को हम उस तरीके को हम बोल देंगे करंट। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र किया, फिर इसको ट्रांसफ़र। ये सर्किल आपका पूरा कंप्लीट एक चलता चला जा रहा है, और बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये सर्किल जो आपका कंप्लीट हो रहा है वो अपने में कहीं ना कहीं एक क्लोज पाथ बना ले रहा है। तो ये एनर्जी ही ये आपकी जो एक सर्कुलर पाथ में क्लोज में घूम रही है, तो इसको क्लोज पाथ मिल गया। अब यहाँ पे उस एनर्जी कन्वर्सन को ही हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेंस करंट कहलाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से पास होते जब जाएंगे तो एक फ्लोवेंस तैयार करेंगे। उस फ्लोवेंस को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्लोज पाथ तैयार करेगा। जब वो क्लोज पाथ तैयार करेगा तो उसी को हम बोल देते हैं करंट। ठीक है, तो ये करंट आपकी वो करंट है जो हम यूज़फुल अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक मटेरियल आपने लिया, कोई भी आपने मटेरियल एक ले लिया, उस मटेरियल मान लीजिए कोई एक वायर आपने ले लिया, क्या इस वायर में अगर हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें तो क्या इसमें करंट नहीं फ़्लो करेगी? बिल्कुल, इस वायर में करंट तो फ़्लो करेगी, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट यही है सिर्फ इतना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेंस ही करंट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेंस ही करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गई तो हमें करंट मिल गई, मगर ये करंट हमारे लिए यूज़फुल तब होगी जब हम सर्किट को क्लोज़ कर देंगे। हम सर्किट को यहाँ पे एक बल्ब लगा के क्लोज़ कर दिए, मान लीजिए एक ने यहाँ पे बल्ब लगा दिया और सर्किट को क्लोज़ कर दिया, तो इस करंट का हमको जो यूज़ मिला इस बल्ब में मिला एज अ लाइट एनर्जी इस बल्ब में हमको उसका यूज़ मिल गया। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने सीखी कि जो करंट है हमारी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होती है, और उस करंट को यूज़ करने के लिए हमको एक क्लोज पाथ देना पड़ता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं या विद्युत परिपथ बोलते हैं, हिंदी में विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो उस विद्युत परिपथ बोलते हैं, तो वहाँ पे हम उस करंट का यूज़ कर लेते हैं। किसी भी डिवाइस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लगा के हम उसको चला सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा इलेक्ट्रिकल क्या है। इलेक्ट्रिकल हमारा सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लोवेंस को देखते हैं, वो कैसा फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, अब जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और टर्म्स हम इसी में थोड़ा सा जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम थोड़ा सा रीड करेंगे। तो
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों चीज़ में इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज है जो कॉमन है, पर इस चार्ज का अंतर क्यों हमने इलेक्ट्रिकल एक अलग सब्जेक्ट्स बना दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स हमने अलग सब्जेक्ट बना दिया? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वेलोसिटी, एक्यूरेसी, इफ़िशेंसी, इस सब की बातें करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर्स की बात करते हैं। जैसे उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन बिहेव कैसा करेगा। जैसे बिहेवियर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा नेचर क्या है। जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे को अगर हम मान लीजिए बहुत देर तक धूप में खड़ा कर दें, तो वो बच्चा उस धूप में खड़ा जब रहेगा उस दौरान उसका बिहेवियर कैसा होगा। वो गुस्साएगा या वो हंसेगा या वो सोचेगा कि सामने वाले को मार दिया जाए। हाँ, तो ये हो गया उसका बिहेवियर। तो इलेक्ट्रॉन अब बिहेव कैसा करता है। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन को जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो लगातार फंक्शनली चलता रहता है या रुक रुक के चलता है, या वो उसका बिहेव कैसा होता है। हम यही इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा। और इलेक्ट्रिकल में हम क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो किस स्पीड से, किस एक्यूरेसी, किस इफ़िशेंसी से फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जानते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करेगा। अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो बिहेवियर में उसके क्या चेंज होगा। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी बच्चे को अपने घर से स्कूल जाना है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो बच्चा अपने घर से स्कूल के निकलता है 5 मीटर प्रति सेकेंड से, तो ये इसकी स्पीड हो गई, तो ये इलेक्ट्रिकल में इंक्लूड होगा। और वही बच्चा की अगर हम बात करें, उसी बच्चे की जो अपने घर से कॉलेज के लिए निकला हुआ है, अगर उसी बच्चे के बिहेवियर की हम बात करें कि जब वो स्पीड से जा रहा था उस दौरान उस बच्चे का बिहेवियर कैसा था। क्या वो बच्चा हाँफ रहा था, या वो बच्चा उस बच्चे को पसीना आ रहा था, तो ये, या वो बच्चा गुस्सा रहा था कि मुझे इतनी तेज़ी से जाना पड़ रहा है, या वो रो रहा था। तो ये सब चीज़ें उसके बिहेवियर में आ गई जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच के, इलेक्ट्रिकल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि अब हम आपको एक बुक लैंग्वेज में बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, लिखा भी हुआ है। जब हम किसी चालक, जैसे हम की बात करें कंडक्टर की, कोई कंडक्टर है तो वही लिखा है, जब किसी चालक पर बैटरी लगाकर वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से इस तरह चले जाते हैं, टर्मिनल की ओर लगे जाते हैं। आवेश चार्ज को इस प्रकार वैद्युत धारा बहने लगती, इस मात्रा कंप्यूटर होती है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्यू कूलाम आवेश है। देख लीजिए, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। ये कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है। कंडक्टर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लोरेंस करा सके या वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो सके। ठीक है, इतना ही मतलब है। जैसे इंसुलेटर्स तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंसुलेटर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर नहीं सकते, तो कंडक्टिव मटेरियल लेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकें। तो किसी भी शेप का ले लीजिए। इस पूरे कंडक्टर में मान लीजिए स्मॉल क्यू पहले इसके चार्जेस हैं। इस पूरे कंडक्टर में स्मॉल क्यू चार्जेस, जिसको ओवरऑल अगर हम इन चार्जेस को मिला दें तो हमने बोल दिया कि इस कंडक्टर पर ओवरऑल कैपिटल क्यू चार्ज है। कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि टाइम टी पे है। जो कि टाइम टी पे है। तो अब यहाँ से करंट कितनी फ्लो करेगी, तो अगर हम इस पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया क्यू, और किस टाइम पे हो गया टी टाइम पे। तो हमारी करंट क्या होगी, जितना इस पर चार्ज होगा जितने समय तक होगा उसको हम बोल देंगे करंट। मैथमेटिकली हम उसको क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे। ठीक है, जितना ओवरऑल चार्ज होगा और जितने समय तक होगा उसको हम बोल देंगे करंट। वही चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी हुई भी है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट एरिया से क्यू कूलाम का आवेश टी समय में निकाला जाता है तो उस चालक की विद्युत धारा I=Q/T होती है। जैसे यूनिट क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। ठीक है, क्यू आपका क्या हो, टोटल चार्ज। जैसे कि अभी मैं आपको बताया, कोई एटम है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो करंट आपको देंगे, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, और जितने समय तक कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाई टाइम हो गया, तो ये आपका हो गया करंट। ठीक,
इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हमने टोटल का बता दिया कि पूरे का कंडक्टर की बात करें, अगर हम ये पूरे कंडक्टर की बात करें तो इतना करंट होती है। अगर हम इसके इंस्टैंटेनियस वैल्यू की बात करें, मतलब बहुत छोटे पार्ट्स की बात करें, तो इसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा है, इसी चीज़ को हम लिख देते हैं d∅/dt। इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट को भी अगर हम निकाल लेंगे तो वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि उस पूरे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रही होगी। तो उस चीज़ को हम लिख देते हैं dq/dt। यहाँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ जब हम देखेंगे, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इंस्टैंटेनियस मतलब एक क्षणिक, तात्क्षणिक, थोड़ी सी वैल्यू पे, थोड़े से टाइम पे किसी चीज़ की वर्क करके अगर हम उसमें से कोई चीज़ निकालते हैं या बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। ठीक है, एक छोटे से पार्ट पे हम वर्क करके बताएंगे कितना आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो वही चीज़ मिल के I=dq/dt और यूनिट हो गई एम्पियर करंट की। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है एम्पियर। एम्पियर का हम जान गए, यहीं से अगर डिफरेंशियल को पता करें तो हम जानते हैं कि I=q/t होता है एकदम। क्यू आपका, अगर हम मान लिए कि एक कूलाम चार्ज आपका 1 कूलाम लिया हुआ है, t टाइम 1 सेकेंड लिया हुआ है, तो हम एम्पियर की बात करें तो हमको एम्पियर क्या मिलेगी, 1 एम्पियर मिल जाएगा। मतलब कि करंट की बात कर रहे हैं तो 1 एम्पियर करंट हमको मिल जाएगा। उस समय क्या होता है, अतः जब हम प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होता है तो उसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है। अगर हम 1 कूलाम आवेश लें और 1 ही सेकंड में कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें 1 एम्पियर की धारा बहेगी, 1 एम्पियर की करंट बहेगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि अब करंट क्या होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज के बारे में आपको बता देते हैं क्या होता है। बहुत इजी है वोल्टेज, आप ये जान लिए हैं कि जब कि करंट क्या होती है, तो अब हम वोल्टेज को आपको बता देते हैं। देखिए, वोल्टेज बहुत इजी होता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, इकाई धनावेश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में विद्युत किए गए कार्य को वोल्टेज कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, फॉर्मूला V-B-VA =W/Q, ये लिखा हुआ है। ये Q क्या है, अरे ये W क्या है, ये Q क्या है। तो Q तो आप बहुत ईजी जान जाएंगे कि तो टोटल आपका चार्ज हो गया। ठीक है, और ये W आप नहीं जान पाएंगे कि W क्या चीज़ है, तो W बता दे रहे हैं आपको, वर्क डन है, इसका वर्क डन है। कैसे करिएगा देख लेते हैं। कोई मान लीजिए कोई भी एटम है आपका, मान लीजिए पास में कोई भी आपका एटम है। ठीक है, कोई भी एटम लिया गया आपका, तो किसी पर्टिकुलर दो एटम के आउटर मोस्ट सेल के बीच यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो एक यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा और यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी द्वारा कुछ ना कुछ वर्क करेगा, तभी तो यहाँ आएगा, तभी ना आएगा यहाँ पे। तो वो चीज़ क्या हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ में जो उसने किया काम, कौन सा काम उसने किया, उसने क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट किया, खुद को अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले आया है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर कर ली है, कुछ भी डिस्टेंस कवर किया हो वो आपको नहीं, उससे नहीं मतलब है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने अपने आप को अपना डिस्प्लेसमेंट किया है और टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वर्क मिल गया, इस इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मिल गया, मतलब कितना उसने वर्क डन किया उस जगह से जगह तक आने के लिए। और कौन कर रहा है, चार्ज कर रहे हैं, टोटल चार्ज कर रहे हैं, वो लिख दिया गया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है VA-VB, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट बी ये है और पॉइंट ए ये है। ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको यहाँ आने में ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय लगेगा। तो किसके द्वारा हमको सबसे अधिक एनर्जी लगेगी, वर्क डन हमको उसके द्वारा सबसे ज़्यादा करने का, बी किसके द्वारा करना रहेगा सबसे अधिक वर्क डन आपको, ए के द्वारा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो पोटेंशियल होगा वो किसका, आपको VA का VA के द्वारा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल आपका क्या लिखाएगा,
पोटेंशियल आपका लिखा है जिसके ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो लिखाएगा आपका वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये आपका लिखा जाएगा यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ हमको पता चल गया कि वोल्टेज क्या होता है। वो आपका होता है वोल्टेज जितना एक इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह में जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा टाइम के साथ, वो उसका वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई भी गई है कि क्या चीज़ है। देखिए लिखा है इकाई धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बीच किया गया विभवांतर कहलाता है। कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दो बिंदु के बीच का विभवांतर। विभवांतर का इकाई वोल्टेज होता है, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, यदि दो बिंदु ए तथा बी का विभव वी ए तथा वी बी तथा यदि क्यू कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो तो ए का बी के बीच विभवांतर इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम बता दी है। 1 वोल्ट बराबर, जिसे 1 वोल्ट आपको निकालना है, इसकी यूनिट वोल्ट है। 1 वोल्ट कैसे निकालेंगे, देखिए आप ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी ओम्स लॉ से। ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा ओम्स लॉ से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये बराबर हो जाता है बी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे आप जब रखेंगे वैल्यू, जैसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम और आई की वैल्यू 1 एम्पियर, जब आप ये रखते हैं तो ये आपका हो जाता है कितना, वी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो वही चीज़ बोली गई कि 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट वह वोल्टेज होता है जो 1 ओम प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा को प्रति सेकंड में ले जा सकता है। एक मतलब कि इतना वोल्टेज अगर हम किसी को एक रेजिस्टेंस दे दें, 1 ओम रेजिस्टेंस दे दें और 1 ओम रेजिस्टेंस उसको देते हैं, उसको 1 ओम रेजिस्टेंस देते हैं और 1 एम्पीयर की करंट उसे प्रोवाइड करते हैं, तो हमको 1 वोल्ट मिल जाता है उसका वोल्टेज। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते थोड़ा सा ओम्स का लॉ। ओम्स बहुत इजी लॉज बताए थे। इन्होंने ये बस बोला था कि उनका ये कहना था कि जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और तांबा हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिंग में काम आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिंग में काम आता हो, जैसे कि एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मटेरियल्स। तो उनका ये कहना था कि ये सारी मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। उनका ये कहना था अलग अलग होता है। अगर हम क्या करें, इनके रेजिस्टेंस को ही कांस्टेंट कर दिया जाए, हाँ, इनको रेजिस्टेंस को ही कांस्टेंट कर दिया जाए, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को बनाते हुए कांस्टेंट कर दिया जाए, तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि हमको वोल्टेज और करंट भी आराम से कांस्टेंटली मिलती जाएगी या प्रोपोर्शनलिटी में मिलती जाएगी। बस ये कहना था इनका। तो इन्होंने क्या किया, यही बात को कहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब हो गया फिजिकल स्टेट है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एक हम आप हैं अगर, तो हमारे ऊपर क्या चीज़ें काम करती है, एटमॉस्फेरिक सारी चीज़ें काम करती हैं। उसी तरह वो ये बताना चाह रहे थे कि उन पे जो आपका एक मटेरियल, उस पर क्या फिजिकल जो की 3 कंडीशंस है, जैसे कि उनकी टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये 2 चीज़ें हो गई आपकी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और तो ये सारी चीज़ें जो हो गई। तो इसमें बेसिक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, वो है टेम्परेचर। बाकी ह्यूमिडिटी का इतना इफेक्ट मटेरियल पे नहीं पड़ता है जितना कि टेम्परेचर का पड़ता है। तो उन्होंने ये बोला, यदि किसी चालक की यहाँ चला गया, उन्होंने बात बताई कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उस पर बहने वाली धारा मान सदैव नियत रहता है। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध आर कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि उनका ये ओम्स थे, उनका ये कहना था कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को ही कांस्टेंट कर दें तो उसमें जो करंट और वोल्टेज और करंट होगा वो या तो प्रोपोर्शनलिटी में बहेगा और या तो कांस्टेंटली बहेगा। मगर ऐसा कब होगा, जब हम उस मटेरियल को फिजिकल कंडीशन में हम स्टेबल कर लेंगे। जो जितने भी मटेरियल्स हैं, बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो सारे ही 99% तक मटेरियल आपके ओम्स लॉ को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, 1-2% के मटेरियल ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है,
मगर अधिकतर मटेरियल्स हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चीज़ें। तो उनका बस ये कहना था कि हम एक ऐसी कंडीशन जो है हमारी, जो हमारे मटेरियल को इफ़ेक्ट करती है, वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारी जो तीन चीज़ें हैं, इन पे जो हमारे मटेरियल को इफ़ेक्ट करती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे मटेरियल को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि आप अगर कंडक्टिव मटेरियल की बात ना करें, तो इंसुलेटिव मटेरियल अगर बात करें, तो आप अगर लकड़ी देखेंगे, तो लकड़ी धूप में बहुत टाइम तक अगर रहती है, तो वो क्या होती है, ऐंठन उसमें होने लगती है। या फिर लकड़ी में बहुत टाइम तक पानी गिराया जाए अगर, तो उसमें दीमक लग जाता है, सीलन पकड़ लेती, दीवारें भी सीलन पकड़ लेती हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपका आ गया ह्यूमिडिटी। मगर अगर हम लकड़ी का ऐंठन की बात करें, तो वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, वो सनलाइट की टेम्परेचर की वजह से हो रहा है कि इतनी ज़्यादा हीटिंग है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है कि वो लकड़ी क्या कर गई है माउंटेन स्टेट में आ गई है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे जो भी मटेरियल होता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पर टेम्परेचर का पड़ता है। और उसके अलावा किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ही माइन्यूट सा होता है, निग्लेक्टेबल होता है। तो उन्होंने कहा कि हम टेम्परेचर, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए मटेरियल को ऐसा डिज़ाइन करें या ऐसा बनाएं जिसकी रजिस्टिविटी हमारी हो जाए कांस्टेंट, जिसकी रजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट होने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि जहाँ अगर किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल टेम्परेचर पे कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर आप जानते हैं ओम्स लॉ को ही अगर हम फॉलो करते हुए आपको बता दें, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ हमारा यही कह रहा है कि टेम्परेचर जो तीनों कंडीशन है वो कांस्टेंट करके हम कर दे, तो किसी भी मटेरियल पे जो हम पोटेंशियल लगाएंगे, उसमें जो करंट है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बात तो लिखी हुई है कि वो दोनों ही चीज़ क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जब ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटाने के लिए एक हम कांस्टेंट का और इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस है क्या चीज़ है रेजिस्टेंस, जिसकी बात करें। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा फिनोमेना है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लोवेंस को कंट्रोल में करता है। किसी डिवाइस को अगर मान लीजिए 3 एम्पियर करंट की आवश्यकता है, ठीक है, 3 एम्पियर करंट की आवश्यकता है, मगर आप जो पोटेंशियल दे रहे हैं उस पर, मान लीजिए आपका चार्जर है, उस पर लिखा है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, 5 वोल्ट और 2 एम्पियर उस चार्जर पे लिखा हुआ है मान लीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए 5 वोल्ट ही देना पड़ेगा और 3 एम्पियर की ही करंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 एम्पियर की करंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब बात ये उठ के आती है कि ये वोल्टेज और करंट हम कैसे मैनेज करेंगे, तो ये हम कैसे, तो इसके लिए चार्जर्स वगैरह के अंदर या हमारे घर में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे चार्जर वगैरह के अंदर हम ट्रांसफार्मर देखते हैं, ट्रांसफार्मर, रिएक्टिफायर, एम्पलीफायर्स, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, डायोड्स, रेजिस्टेंस लगा होता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, उस वोल्टेज को, उस करंट को ड्रॉप करती हैं। ड्रॉप कैसे करेंगी, जब आपकी करंट, जैसे कि आप घर में 220 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हर आपका जो लोड है, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, बल्ब हो गए, या झालर लगाया अपना घर में, तो क्या सारे लोड को 220 ही वोल्टेज चाहिए, सारे लोड को 220 वोल्टेज तो चाहिए नहीं। हर एक लोड का अपना स्पेसिफिक वोल्टेज इंक्लूड है, डिवाइडेड है, जिसको जैसे ही हम 220 वोल्ट घर में सप्लाई हुई, तो जिस डिवाइस को जितने वोल्टेज चाहिए, उस डिवाइस से उतने ही वोल्टेज जाती है। ऐसा क्यों होता है, उस डिवाइस से उतनी वोल्टेज क्यों जाती है, क्योंकि उस डिवाइस पे जब वोल्टेज पहुंचती है, जैसे 220 वोल्ट, अगर हम एक 5 वोल्टेज के चार्जर को 5 वोल्ट की आवश्यकता है और हम उसको 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो उड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो चार्जर के अंदर लगा होता है रेजिस्टेंस, साथ में और भी डिवाइसेस लगी होती हैं, पर हम रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे। रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस मान लीजिए 20 वोल्ट की सप्लाई हुई और 5 एम्पियर की करंट वहाँ से फ्लो कर गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा होगा, वो 5 एम्पियर की करंट को, उस चार्जर को चलने के अगर 3 एम्पियर की आवश्यकता है, 3 एम्पियर प्रोवाइड करेगा कैसे,
एक सिंपल वायर में से अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे पूरी रेजिस्टिविटी उस वायर की निग्लिजिबल होती है, पूरी की पूरी करंट पास कर जाएगी। मतलब कहने का कि जैसे आप ये सोचिए कि आप अपने घर से आपको कॉलेज अगर जाना है और रास्ता एकदम प्लेन है, बीच में ना ब्रेकर है ना फिर ट्रैफिक हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथ रास्ता है और आप 50 की स्पीड से 100 की स्पीड से आप कॉलेज के लिए घर से निकल गए बाइक से अपने और कॉलेज पहुंच गए। ठीक है, 100 की स्पीड से आप निकले और 100 की स्पीड से आप कॉलेज पहुंच गए, उसी स्पीड से आप कॉलेज पहुंच गए। तो अब आया ये बात कि अगर आपके कॉलेज पहुंचने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड स्पीड लगा दी जाए कि आपको 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही कॉलेज पहुंचना है और यही स्पीड कॉलेज पे काउंट की जाएगी। आप ना 100 की ले सकते हो, ना 99 की ले सकते हो, ना 49 की ले सकते हो, यही पर्टिकुलर स्पीड ही आपको चाहिए। तो आप अपनी स्पीड को कैसे कंट्रोल करोगे? आप अपनी बाइक में ब्रेक लगाओगे कई जगह, अगर आप 100 की स्पीड से चल रहे हो तो कई जगह ब्रेक लगाओगे। ट्रैफिक हो गई तो आप वहाँ पे कुछ समय बिताओगे और मगर ट्रैफिक होने से आपका समय बीतेगा, आपकी स्पीड नहीं स्लो हो सकती। स्लो के आपका गाड़ी रुक सकती है मगर वहाँ पे आपका समय बीतेगा। मगर आप इस और प्लीज़ कैसे आप स्लो करोगे? ब्रेकर्स पे स्लो करोगे, धीमी करोगे गाड़ी, बीच में अगर पत्थर वगैरह रख दिया जाए तो वहाँ पे कोई स्पीड कम हो गई तो ये क्या हुआ, आपके रूट में डिस्टर्बेंस हुआ, अब आपका रूट स्मूथ नहीं रहा। ऐसे ही होता है कि जो वायर्स होते हैं, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उसके जब हम वायर्स बनाते हैं तो उसके पाथ को हम डैमेज कर देते हैं। पाथ को अगर हम डैमेज कर देंगे तो उनके चलने का रास्ता क्या हो गया, अब हो गया डैमेज। तो अब उनको क्या मिलेगा, वो जिस भी स्पीड से चल रहे होंगे, जो भी करंट वो लेके चल रहे हैं, वो क्या होगी, लॉस होगी। कहाँ पे लॉस होगी? उन डैमेजेस पे वो करंट लॉस कर जाएगी, लॉस करेगी इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वो लॉस करेगी। हीट के फॉर्म में जब वो लॉस करेगी तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी क्योंकि लॉसेस शुरू हो गया। किस फॉर्म में शुरू होने लगा? हीट के फॉर्म में वो लॉसेस शुरू हो गया। अब हमको जो आउटपुट मिलेगा, जो हमारा इनपुट 5 का था मगर हमको आउटपुट अब जो वहाँ पे मिलेगा वो हमको 3 एम्पियर का मिल जाएगा क्योंकि जो ये काउंटेबल जो आपकी रेजिस्टेंस में जो वायरिंग में जो रेजिस्टेंस में जो रूट बनाया जाता है उसको काउंटेबल बनाया जाता है कि इतने रूट पे हमारी इतना लॉसेस होगा इस पे। ठीक है, तो वो काउंटेबल होता है, उसको बनाया जाता है काउंट वगैरह करके उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो वहाँ पे हमको हीट के फॉर्म में लॉस मिला जिससे हमको जो करंट थी वहाँ हीट के फॉर्म में लॉस हुई और हमको एग्जैक्ट जितनी करंट चाहिए थी वो उतनी हमको मिल गई। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो हमारा करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो इतना फिर हमारा आया कि जो आपका ये आर कांस्टेंट है वो आपके करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब इसको और आगे रहते हैं। तो ओम्स लॉ भी क्लियर हो गया कि हम रेजिस्टिविटी को हर मटेरियल की कांस्टेंट कर दें तो हमको वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनलिटी में या कॉन्स्टेंटली मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको यहाँ तक चीज़ें समझा दी गई हैं, अब यहाँ पे आर भी समझा दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि जो ये ओम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर जैसे कि इलेक्ट्रिकल में अगर देखें जनरली आप 99% तक के सर्किट्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, अब कैसे नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या वजह है करने की, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है ओम्स के, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ ओम्स के नियम की लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिखा है यूनिलेटरल नेटवर्क में ओम्स का नियम फॉलो नहीं होता है। बताया जाएगा भी यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि यूनिलेटरल नेटवर्क में धारा रेखी और एक दिशा में प्रवाहित होती है जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या है, किस चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे फंक्शन समझा दिया जाता है। तो अभी तक हम ये जान लिए कि जो ओम है उन्होंने रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कहा कि रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कर देते हैं, क्लीनर रेजिस्टिविटी दे देते हैं मटेरियल का, और टेम्परेचर फिजिकल जो फिनोमेना है हमारा वो हम कांस्टेंट करते हैं, फिजिकल फिनोमेना को कांस्टेंट कर देंगे और रेजिस्टिविटी को हम मेंटेन कर देंगे सारे मटेरियल्स के लिए, तो हमको वोल्टेज और करंट जो है प्रोपोर्शनलिटी में या तो कॉन्स्टेंटली मिल जाएगा। उन्होंने ये बात कही, मगर उनके ये बात में भी एक एक्सेप्शन आ गया कि ऐसा सब मटेरियल नहीं कर रहे थे, ऐसे सब डिवाइसेस भी नहीं कर रही थी, कोई डिवाइसेस ऐसी थी जो इनके नियम को फॉलो ही नहीं कर रही थी।
उसमें से एक डिवाइस है डायोड। डायोड क्या करती है? डायोड करंट को एक दिशा में फ्लो कराती है। करंट को एक दिशा में अगर हम डायोड किसी डिवाइस में लगा देते हैं तो जो करंट इधर से उधर किसी और डिवाइस तरफ फ्लो करेगी, वो उसको क्या करेगी, अपने ही डिवाइस से पास कर देगी, एक ही दिशा में फ्लो करा देगी। तो ये होता है आपका, क्या कहते हैं, यूनिलेटरल। एक डायरेक्शन में फ्लो करा देगी तो लगातार एक डायरेक्शन, मान लीजिए आप ही को लगातार एक स्पीड से आपको भेजा जा रहा है, तो कुछ समय बाद जो आपकी एनर्जी होगी वो बर्न हो जाएगी, एकदम हाईली आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर को गेन कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी होगा कि एक ही तरह डायरेक्शन में भेजते भेजते वहाँ के टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो एक पर्टिकुलर केस ऐसा आएगा जहाँ पे आपका ये जो ग्राफ बनता है आपका बी और आई का, ये आर है, ग्राफ बनता है, ये क्या करेगा, टर्न अप कर जाएगा और ये आपको कांस्टेंट ना रह के दिखने लगा कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मोशन होने लगा है, रेजिस्टिविटी में कुछ ना कुछ बदलाव आने लगा। ये बदलाव जो है आपका, ये बदलाव किसके कारण आया है? ये बदलाव आपका आया है यूनिलेटरल नेटवर्क में को लगातार हम एक ही टेम्परेचर प्रोवाइड करते चले गए हैं, बहुत टाइम तक के टेम्परेचर को हम बढ़ाते चले गए हैं। तो एक टाइम ऐसा आया है कि इसने अपनी रेजिस्टिविटी को अपनी रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट ना रख के उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई हो। अब आएगा आपका नॉन लीनियर नेटवर्क की हम यहीं पे बात समझा रहे थे आपको वी और आई का ग्राफ में, तो ये चीज़ आपको हम यहाँ पे समझा दिए हैं। अब हम ये चीज़ चलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि एनर्जी का ही कन्वर्जन हर जगह हो रहा है, एनर्जी ही हर जगह चेंज करिए, उसको डिफरेंट नाम से डिनोट करके हम डिफरेंट चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को एक क्लोज पाथ में अगर हम मोशन करा दिए हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही अपनी एनर्जी एक दूसरे को दे रहा है और फ्लोवेंस कर रहा है, जिसको हम एक क्लोज पाथ प्रोवाइड कर दिए, तो उसी एनर्जी को हम करंट का नाम दे दिए। फिर जब हम वोल्टेज की तरफ भागते हैं तो हमको वहाँ पता चलता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पे वो कुछ वर्क डन कर रहा है, तो टोटल वर्क उसका जो होगा और टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम डिवीज़न दे दें तो हमको एक वेलोसिटी कह रहे हैं, वहाँ पे एक वोल्टेज प्रोवाइड हो जाता है, वहाँ पे एक विभव उत्पन्न हो जाता है, वही एनर्जी कन्वर्ट करी मैं उसको नाम हम क्या दे दिए, पोटेंशियल नाम दे दिए। थर्ड चीज़ आपको जो मिली वो आपको ये मिली कि ओम्स लॉ पे आप आ गए कि ओम्स ने ये कहा कि सारे मटेरियल को एक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन दे दो, कि सबकी रेजिस्टिविटी एकदम सेम हो जाए, तो रेजिस्टिविटी एक टाइम तक सेम रहेगी तो वो वोल्टेज और करंट हमको सेम मिलने लगेगा, जिसको 99% इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉलो कर लेती है। मगर कुछ एग्जेप्शन भी आ गया कि हम रेजिस्टिविटी तो सेम करने के लिए टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर दिए, पर बहुत टाइम तक उसी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते रखते एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी और वो क्या करेगी, एक्सीड कर जाएगी। हाँ, तो वो उनका एक्सेप्शन आ गया उनके उसमें, एक ऐसा टर्म निकल गया कि भाई ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएंगे कांस्टेंट। अब उसके बाद आ गया कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, कि इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम बात कर लें, इलेक्ट्रिकल पावर का तो एनर्जी को ही चेंज किए हैं और इलेक्ट्रिकल पावर का नाम हम दे दिए हैं। देखिए कहाँ कैसे इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात है, किसी परिपथ में विद्युत का कुल वह वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब जानना है, अब हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल है, अब ये वेस्ट होगा कहीं तो जो खर्चा होगा, इसका जो खर्चा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। ठीक, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चल रहे हैं थोड़ा। तो इक्वेशन सही है, इक्वेशन कैसे निकाला गया है हम आपको बता दे रहे हैं कैसे निकाला गया है। सबसे पहले तो हम ये जान गए थे कि हमारी करंट क्या होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा उसी का है कि हमारी करंट क्या होती है, I=Q/T ये होती है। यहाँ से हम निकाल लिए Q, हमारा चार्ज कितना होगा, अगर हम करंट में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ लिखा है कि आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। अब आपको कार्य पता है कि हमको जिस वेलोसिटी कह रहे हैं, वोल्टेज और जो आपका चार्ज उस पर कितना वोल्टेज है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वहाँ पे उसका मिल जाएगा वर्क, वो कितना काम किया वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको मिल जाएगी। अब हमको पता है कि इन दोनों इक्वेशंस से, ये दोनों इक्वेशंस हमको मिले हैं, इस दोनों इक्वेशन में अगर हम क्या करें,
क्या करें, इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 जो हमको मिला है, इक्वेशन 2 जो ये हमको मिला है, अगर यहाँ पर हम जो आपका सेकंड इक्वेशन है उसमें q की वैल्यू की जगह पे हम q की यहाँ पे q = IT रख देते हैं, तो हमको यहाँ से पता चल जाता है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 में q का मान रखने पर हमको वर्क डन जो मिलेगा W = VIT मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको और मॉडिफाई कर देंगे, और हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि जो आपका यहाँ पे V = IR ओम्स लॉ से जो हम जानते हैं V = I ओम्स लॉ में, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो W हमको जो वर्क डन होगा I² RT मिल जाएगा। वर्क डन जो होगा वो I² वर्क जो वहाँ पे करेगा, जो कार्य करेगा, कहते कार्य करने की क्षमता को एक पावर कहते हैं। तो आप जान रहे हैं कि W = I² T। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको कार मिल गया, W मिल गया, इसका W मिल गया हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको यहाँ पे मिल गई, कितनी मिल गई, वो W = I² RT, इतने जूल हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। इसी को और मॉडिफाई करके लिख देंगे तो W = V² RT × T भी कर सकते हैं। एक इसी फार्मूले को कई पार्ट्स में कई तरह से चेंज करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमको हीट अगर पता करना हो तो आपको पता है कि हीट = होता है वर्क डन अपॉन 4.1 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, इसके पूरा ये फार्मूला आता है। तो यहाँ से हम हीट पता कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली कि आप जानते हैं कि पावर हो गया कि इतना हम पोटेंशियल को खर्च कर रहे हैं, करंट को खर्च कर रहे हैं, उतना हमको पावर मिले, मतलब एक तरह की कार्य हमारी क्षमता हो गई भाई, जितना हमने कर लिया, और उसी को हमने क्या कर दिया, उसी को हमने W = I² RT कर दिया है, जो कि जूल है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो और इसको और करेंगे तो विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी आपकी, वो हमको क्या मिल जाएगी, पावर = होगा आपका वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपने ये निकालिए कि पावर = हमको वर्क डन अपॉन टाइम मिल गया। वर्क डन आपने पीछे कार्य जो था आपने पीछे निकाल लिया था, वो क्या हो गया आपका, कार्य आपने पीछे निकाला हुआ था, इसको इसी फार्मूले में रख दें, P = I² R या V² R, ये आपका हो गया पावर का फार्मूला। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमको पावर मिल गया। तो ये हम पूरी चीज़ समझ गए कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है, और ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है, इतनी चीज़ें हम यहाँ तक जान गए हैं। अब हम आगे चलेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस हमको मिला था, और रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने बहुत कुछ जान लिया था, तो वो जो रेजिस्टेंस हमको मिला था वो किन किन बातों पे डिपेंड करना है। तो आप अगर ओम्स लॉ को देखेंगे तो ओम्स लॉ को आप देखेंगे तो V = IR होता है, V = IR। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका V/I, यही हो जाएगा V/I। अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये करंट आपके अनुसार, अगर हम इसकी बात करें, इसके फॉर्मूले के अनुसार इसकी बात करें, तो रेजिस्टेंस जो है अगर आप देखेंगे तो V और I के प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब कि एक तरीके से V और I पे डिपेंड करना चाहिए। मगर ये जो अगर आप मैथमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो V I पे डिपेंड करना चाहिए, मगर इसके अपोजिट काम करता है। ये जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे का इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और ना ही करंट पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, जो हम रेजिस्टर लगा रहे हैं किसी सर्किट में हम उसके करंट को कंट्रोल कर रहे हैं किसी डिवाइस को लगा के, तो उस रेजिस्टेंस को, वो रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, तो वो हमारा डिपेंड करता है, हमको आपको बता दे रहे हैं, उस मटेरियल के मास पे। वो मटेरियल का मास कितना है, उसका वेट मतलब कितना है, उस मटेरियल की लेंथ कितनी हो रही है, उस मटेरियल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, और साथ ही उस मटेरियल के एरिया में, और रिलैक्सेशन टाइम पे, रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे भी डिपेंड करता है। तो एक रेजिस्टेंस जो हमारा है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रजिस्टर को R से और रेजिस्टेंस को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे रो का सिंबल बना है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रेजिस्टेंस हमारा ये जो रो है वो रेजिस्टिविटी का सिंबल है, रेजिस्टेंस आपका हो गया R, यहाँ बना है R, यहाँ लिखा हुआ है।
तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका, तो वो किन किन बातों पर डिपेंड किया है, उस मटेरियल, उस पर्टिकुलर मटेरियल जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, उसका वेट, उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसके रिलैक्सेशन टाइम, उसके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें, अब इन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, तो देखिए कैसे। अब एक रेजिस्टर के हमको रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अनुसार हमको रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंटली, उसका ग्राफ कांस्टेंट जाना चाहिए। कब जाएगा, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे। तो इसका मतलब उस मटेरियल के टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर हम मटेरियल के टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक एल्युमिनियम का मटेरियल है, उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करा रहे हैं। उस 100 डिग्री सेल्सियस पर, उस 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए उस मटेरियल के अंदर 500 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 500 हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, उसी मटेरियल को अगर हम 101 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर दिए टेम्परेचर, तो उसी मटेरियल में जो 100 डिग्री सेल्सियस पे 500 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे अब इस 1 डिग्री सेल्सियस पे उसी मटेरियल में 600 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो तुरंत टेम्परेचर का चेंज होने पे क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने लगे। तो हमें क्या करना, हमें कांस्टेंट कर लेना उस टेम्परेचर को, कि हमने टेम्परेचर 100 डिग्री ही रखना है एकदम कांस्टेंट, जिससे हमारी सारी वैल्यूज़, एरिया हो गया, उसका लेंथ हो गया, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सारी ही वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये सारी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। हम उसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करा रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस उसको प्रोवाइड कराते रहेंगे और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो वर्क करेगा, और वहाँ पे हमको सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली मिलेंगी, चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे उसका एरिया हो, चाहे उसका रिलैक्सेशन टाइम हो। अच्छा, एक जो फिनोमेना आपका हो गया रिलैक्सेशन टाइम का, वो भी हम आपको डिटेल में भी समझा देंगे। यहाँ पे सारी डाटास लिखें, जैसे कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये चीज़ क्या है हम बता दे रहे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या कहलाता है। मान लीजिए आपका ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन को तो ये नहीं पता है कि हम किधर हमको जाना है, वो देख तो रहा नहीं है दूसरे को, तो बस फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और इससे लड़ जाता है, ठीक है, इससे लड़ जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है और इससे भी लड़ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका, यहाँ से यहाँ गैस से लड़ा, यहाँ से यहाँ गैस से लड़ा, तो यहीं पे लिखा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये इलेक्ट्रॉन इससे लड़ा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे लड़ा, तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन हो गया, इसका इससे लड़ना फिर इससे लड़ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, अच्छा फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ये कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है, कंडक्टर ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पहले इससे लड़ा फिर इससे लड़ा, तो इन दोनों से ये सक्सेसिव लगातार लड़ा, तो इसके लड़ने के बीच कुछ ना कुछ टाइमिंग तो नहीं होगी ना। मान लीजिए 1 सेकंड ये इससे ये जब लड़ा तो 1 सेकंड की टाइमिंग थी, इससे ये जब लड़ा तब 1 सेकंड की टाइमिंग थी। तो ये आपका यही टाइमिंग क्या कराता है, रिलैक्सेशन टाइम है। और इसका हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उस पूरे का एवरेज निकाल लेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार कोलिजन करने पे इलेक्ट्रॉन्स के लगातार, अगर वो एक बार लड़ा फिर दोबारा लड़ा, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। लगातार वो एक दूसरे से लड़ेगा, तो उसके बीच में जो टाइमिंग वो लिया उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसी को हम, इसका सिंबल जो होता है टो हो जाता है, ठीक। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे जो ये चीज़ फार्मूला लिखा है, इसी चीज़ को यहाँ पे वर्डिंग में समझा दिया गया है। ये जो यहाँ पे फार्मूला लिखा है ना, R = ml NE² टो ए, इसी को अब वहाँ पे क्या, यहाँ पे और यहाँ पे उसी चीज़ को किसमें समझा दिया गया है, वर्डों में समझा दिया गया है, वर्डों में इसी चीज़ को समझा दिया गया है। तो आगे देखते हैं,
देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि आपका यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई मतलब कि कोई अगर कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी लंबाई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लीजिए उसका एरिया हम बढ़ा दें, उसका एरिया हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसका एरिया हम बढ़ा दे रहे हैं, पहले इतना था अब हम इतना कर दे रहे हैं, एरिया हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमको रजिस्टिविटी कैसे मिलेगी, घटती हुई मिलेगी। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। एक दूसरे से जब दूरी ले लेंगे तो ये अपने भी डिस्टेंस का ले लेंगे। डिस्टेंस जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंस जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये एक दूसरे से जिस स्पीड से फ़्लो करते थे उस स्पीड से फ़्लो नहीं कर पाएंगे और हीटिंग इनके अंदर कम होने लगेगी। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने पे हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, एरिया बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टिविटी घटती जाएगी। ठीक है, एरिया कम करते जाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। एरिया वाली लेंथ वाली तो समझ में आ गई होगी। तो अब यही चीज़ इन दोनों इक्वेशन को मिला के यहाँ पे लिख दिया है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यही बोल दिया है कि अगर हम लेंथ और एरिया पे क्या करता है, R डिपेंड करता है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको बनाया गया है कि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक नया टर्म आपका आता है रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा भी है यहाँ पे रेजिस्टिविटी मतलब उसकी क्षमता, उस वायर में जो रेजिस्टेंस है जो कंट्रोल कर रहा है उसको, करंट को, उसकी कितनी क्षमता है, कितनी देर तक वो कंट्रोल कर सकता है, उसी को हम एक कांस्टेंट के माध्यम से निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, जहाँ पे रो एक नियतांक है जिसे चालक के प्रतिरोध की रेजिस्टिविटी कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं। उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। यहाँ आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अतः चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। उसी चीज़ को और लिखते हैं, वही चालक की प्रतिरोधकता, चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, तापमान और ह्यूमिडिटी। ठीक है, इतनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो लंबाई पे, एरिया पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, लेंथ पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, रिलैक्सेशन टाइम पे, आर्द्रता पे और टेम्परेचर, इतनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कम से कम 8-9 चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस इन सारे 8-9 चीज़ों पे डिपेंड करती है। 8-9 चीज़ों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इन 8-9 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी आपको रेजिस्टिविटी के बारे में दे दिया है, रो के बारे में देना है। रो के बारे में बता दे रहे हैं आपको, प्रतिरोधकता रो के बारे में लिखा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरोधकता के समानुपाती होती है, अतः अधिक प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का प्रतिरोध तक अधिक होता है तथा चालक पदार्थ से प्रतिरोधकता कम या लगभग 10⁻⁹ ओम होती है, तब कुछ चालक पदार्थों में इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता, कंडक्टर का मतलब कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपकी होगी कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ये आपकी क्या होगी, कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गई और ये आपकी कंडक्टेंस हो गई। ठीक है, क्या हो गई, कंडक्टेंस हो गई। तो आपको ये बात इतना समझ में आया होगा अभी तक हम जहाँ तक पढ़ रहे थे वही सारी चीज़ें हैं, इस पेज पे पढ़ दे रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा है चालक की लंबाई, वही चीज़ लिखा है भाई रेजिस्टिविटी के बारे में। अगर हम बात कर दें तो क्या चीज़ लिखा है, वही सारी चीज़ें लिखा है कि चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप का प्रभाव। सबसे में बेस आप
सबसे बेसिक चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो आपका क्या है, जो आपका 8 चीज़ों पे रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करेगी, 8-9 चीज़ों पे। एक उस चालक की लेंथ पे, इसकी लेंथ क्या होगी, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उस पे उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। और फिर उसके बाद आपका क्या एरिया कितना होगा, उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा उसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ़ रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा उसके अंदर। इन सारी चीज़ों पे आपका एक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और इसकी बात आ जाती है रेजिस्टिविटी, जो बताती है कि उस मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, एक उसको किसको, करंट को होल्ड करने की उस मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है और कितनी देर तक है, वो देर तक हो सकता है होल्ड, इस चीज़ को बताती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, अब आपको मैं आज आगे का जो आपका टॉपिक है, आगे जो आपका इसमें चैप्टर में टॉपिक है, हाँ, फैक्टर और कैपेसिटर, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।